CH9 बाप बेटी में टकरार। अगली सुबह। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे थे और भाई हमारी आरोही मैडम तो हाथी घोड़े ऊंट सारे जंगली जानवरों को बेचकर सो रही थी। वह जिस तरीके से सो रही थी उसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। वह बिस्तर पर पेट के बल उल्टी सो रही थी। इसका एक पैर बिस्तर पर था और दूसरा पैर बिस्तर के नीचे लटक रहा था और उसका पूरा ब्लैंकेट जमीन पर पड़ा हुआ था और थोड़ा सा ब्लैंकेट उसके लटके हुए पैर से टंगा हुआ था और उसके नन्हे से होठों का पाउट बना हुआ था जिस किसी को भी देखकर हंसी आ जाए और प्यार भी। थोड़ी देर बाद सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने की वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और वह अपने बेड पर बैठ गई। आरोही ने खुद से कहा, गुड मॉर्निंग आरोही, कितनी प्यारी सुबह है। यह खिड़की से आई हुई सूरज की हल्की सी रोशनी और बाहर यह चिड़ियों का शोर, सच में दिल को शांति मिल रही है। थोड़ी देर बाद वह अपने बिस्तर से उठी और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे यह तक पता नहीं था कि कल उसे कोई पैनिक अटैक आया था या फिर कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा कर गया। इसलिए उसकी अभी की सुबह बहुत ही शानदार हुई थी। आरोही जल्दी से फ्रेश होकर अपने रूम में आई और उसके बाद उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने। उसने वाइट क्रॉप टॉप पहना हुआ था और उसने अपने घुटनों तक आते हुए बालों को एक जुड़े में बांध दिया। आंखों में काजल और हल्का सा होठों पर लिप बाम, उसके राइट हैंड में वॉच। उसने सिर्फ इतना ही किया था लेकिन फिर भी वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शायद किसी की नज़र उस पर से हटे। आरोही जल्दी से नीचे की तरफ जा रही थी। उसने कल रात से खाना नहीं खाया था इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी सब लोग अपना काम छोड़कर सिर्फ उसे ही देख रहे थे। आज वह इतनी खूबसूरत रही थी। कौन सो सकता था कि इसके गालों पर और जिसकी पूरी बॉडी पर वह टैटू थे, जिसके चेहरे पर 24 घंटे मेकअप रहता था, जिसके बालों में हरे रंग की वीग रहती थी, जो बिल्कुल चुड़ैल और जोकर सी दिखती थी, वह कभी इतनी सुंदर भी दिख सकती है। आरोही जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आई और अपनी सीट पर बैठ गई। सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए थे। डाइनिंग टेबल पर जितने भी लोग बैठे थे उन सब लोगों ने आरोही को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर वह छोटी सी स्माइल और उसका इतना अच्छा लुक देखकर और उसके चेहरे पर एक ताजगी देखकर उन सबको समझ में आ चुका था कि आरोही को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। आरोही वहां पर चुपचाप से अपना ब्रेड बटर खा रही थी क्योंकि वह से बहुत ही ज्यादा पसंद था। तभी अभय जी आरोही की तरफ देखते हुए बोले, ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो अपना रेगुलर चेकअप करवाने। आरोही ने उनकी बात सुनकर तुरंत जवाब दिया, क्यों? मैं क्यों भला आपके साथ चलूं? भगवान जी ने मुझे 2 पैर दिए हैं, मैं खुद हॉस्पिटल जा सकती हूँ और अपना चेकअप करवा कर वापस भी घर आ सकती हूँ। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे हर वक्त किसी की जरूरत हो। अभय जी ने अब थोड़े गुस्से और कठोर शब्दों में कहा, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आ रहा हूँ मतलब आ रहा हूँ और इसके आगे मुझे और कोई भी बात नहीं सुननी। आरोही तो पहले अभय जी की बातों को मना करने वाली थी लेकिन फिर उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर आपको मेरे साथ हॉस्पिटल आना है तो आप आ सकते हैं लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अभय जी मैं उसकी तरफ देखते हुए कहा, और वह 2 शर्तें क्या है? आरोही ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि आप जो मेरा रूम बन रहा है उसका पूरा खर्चा उठाएंगे और मेरी दूसरी शर्त यह है कि आज रात आप मुझे यहाँ की 5 स्टार होटल में एक रूम दिलाएंगे। मैं आज रात वहीं पर रुकूंगी। अभय जी ने आरोही की बात सुनकर कहा, तुम्हारी पहली शर्त मुझे मंजूर है लेकिन तुम्हारी दूसरी शर्त मुझे मंजूर नहीं है। इतना बड़ा मेंशन होने के बाद तुम होटल के रूम में क्यों रुकना चाहती हो?
आरोही ने कहा, मैं होटल रूम इसलिए रुकना चाहती हूँ क्योंकि आज से पहले मैं कभी होटल रूम में रुकी ही नहीं। मुझे ना होटल की वाइब बहुत पसंद है। कितनी मिस्टीरियस सी वाइब होती है ना होटल की। इसीलिए आज मुझे मौका मिल रहा है तो मैं होटल में रहना चाहती हूँ। और वैसे भी सिर्फ एक रात की ही तो बात है, मैं थोड़ी ना पूरी जिंदगी भर होटल में रहने वाली हूँ। और हाँ, आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो आपको मेरे साथ अस्पताल आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेली जा सकती हूँ। अभय जी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। आरोही ने कहा, तो फिर डील? अभय ने कहा, डील। बाकी बैठे सभी घरवाले अब अभय और आरोही को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। एक होटल के रूम के लिए यह दोनों डील कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इस वक्त अभय जी और आरोही दोनों हॉस्पिटल में मौजूद थे। डॉक्टर आरोही का चेकअप कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट लिया। उसके बाद आरोही को बाहर बैठकर इंतजार करने को कहा। आरोही डॉक्टर के कहने पर रूम से बाहर चली गई और बाहर जाकर एक सीट पर बैठ गई और इधर-उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक माँ और उसके साथ खेल रही उनकी 5 साल की बच्ची पर गई। यह देखकर आरोही के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अभी आरोही यह देख ही रही थी कि तभी वह बच्ची खेलते खेलते गिर गई। यह देखकर उसे बच्चों की माँ दौड़कर उसे बच्ची के पास आई और बोली, आध्या बेटा संभाल कर। आध्या दिखाओ मुझे, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना? अपनी माँ को चोट दिखाओ। आरोही ने यह सब कुछ देखा और यह देखकर वह कहीं खो गई और उसकी धड़कन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और जोर जोर से सांस लेने लगी। उसके कानों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आध्या, 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 आध्या। यह नाम सुनकर आरोही की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने अपनी दोनों हाथ अपने कान पर रख दिए और आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी और उसकी आंखों के सामने एकदम धुंधले धुंधले से चेहरे नजर आने लगे। यह तुमने क्या कर दिया आरोही? तुमने हमेशा हमेशा के लिए मुझसे मेरी आध्या, मुझसे मेरा प्यार, मुझसे मेरी जीने की वजह, मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने मेरी आध्या को मार डाला। मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। मैं तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए मार डालूंगा। इतना सुनने के बाद ही आरोही ने तुरंत अपने कानों पर से हाथ हटा दिए और उसने अपनी आंखें खोल डाली। इस वक्त उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे। आखिर किसके थे वह चेहरे? कौन है जो आरोही को मारना चाहता है? यह आध्या कौन है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी यह कहानी। आप सब लोगों ने मेरा यह चैप्टर सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़े। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इस कहानी में हीरो की एंट्री करवाऊं, तो फिर ठीक है, कल मैं आप सबकी यह विश पूरी करती हूँ। कल आपको इस कहानी में हीरो की सिर्फ एक झलक देखने को ही मिलेगी, क्योंकि अभी हीरो को इस कहानी में आने की बहुत देर है। लेकिन आप सबकी विश है, इसलिए इस विश को पूरी करने के लिए कल मैं आप सबको हीरो की एक झलक जरूर दिखाऊंगी, लेकिन इनकी आइडेंटिटी और इनका नाम मैं रिवील नहीं करूंगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय। चैप्टर 10, जिस्म का खेल। आरोही का ब्लड टेस्ट अब हो चुका था। इस वक्त डॉक्टर और अभय जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे और डॉक्टर आरोही की रिपोर्ट्स देख रहे थे। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने अभय जी को सारी बातें एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। देखिए मिस्टर अभय, मैंने आपकी बेटी का फुल बॉडी चेकअप किया है और जो बातें मुझे पता चली है वह बहुत ही ज्यादा शॉक है। अभय जी ने डॉक्टर की तरह देखते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज बताइए आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर ने बताना शुरू किया, आपकी बेटी के दिल में छेद है।
डॉक्टर की बात सुनकर मानो जैसे अभय जी को सदमा लग गया हो। वह हकलाते हुए डॉक्टर से बोले, डॉक्टर डॉक्टर जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी के दिल में छेद कैसे हो सकता है? जब उसका जन्म हुआ था तो वह तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने अभय की बातों का जवाब देते हुए कहा, देखिए मिस्टर अभय, दिल में छेद होना ये जन्म से बीमारी नहीं होती। यह बीमारी तब होती है जब इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता हो या फिर इंसान को बहुत स्ट्रेस हो। और आपकी बेटी का फुल बॉडी चेकअप करने के बाद जो हिस्ट्री मुझे पता चली है वह सुनकर तो आप और भी ज्यादा शॉक होने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अब अभज को और भी ज्यादा डर लगने लगा था। डॉक्टर ने आगे बोलते हुए कहा, हमने आपकी बेटी के बॉडी में ड्रग्स पाया है। जब वह 12 या 13 साल की होगी तब या तो वह ड्रग्स लेती होगी या फिर कोई उन्हें ड्रग्स देता होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने आपकी बेटी के बॉडी में कुछ जलने के निशान भी पाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की हो, जैसा मैंने आपको कल रात बताया था। और अब तक की सबसे बड़ी खबरें हैं कि जब वह 13 साल की होगी तब उनका किसी ने रेप किया है। डॉक्टर की बात सुनकर अभय जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने होश में ही ना हो। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। आखिर कोई बाप यह शब्द कैसे बर्दाश्त सकता है कि उनकी बेटी का किसने रेप कर दिया हो, और वह भी तब जब वह सिर्फ 13 साल की मासूम सी बच्ची थी। डॉक्टर ने अभय जी को संभालते हुए कहा, मिस्टर अभय देखिए, अपने आप को संभालिए। यह लीजिए, पानी पीजिए। अगर आप इस तरीके से पैनिक करेंगे तो आपकी बेटी को कौन संभालेगा? यह सब कुछ आपकी बेटी के साथ हुआ, लेकिन उसमें भी एक खुश खबर है। आपकी बेटी का 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें कुछ भी याद ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी वह जिस तरीके से अपनी जिंदगी की रही है, आप प्लीज उन्हें इस तरीके से जीने दीजिए। उनके दिल में छेद है, इसीलिए आप उनका पूरा ख्याल रखिएगा, उन्हें समय सर दवाई दीजिएगा और बस उन्हें खुश रखिएगा। और हाँ, एक और बात, आपकी बेटी के बॉडी में ड्रग्स होने की वजह से उनकी बॉडी काफी कमजोर है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बेटी को एक्सरसाइज करवाएं, उनकी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाएं। अगर यह हो गया तो धीरे धीरे उनके हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक होती हुई नजर आएगी। डॉक्टर अपनी बात खत्म करने के बाद अपने केबिन से निकल गए। उन्होंने कुछ वक्त के लिए अभय जी को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि यह सारी बातें समझने के लिए अभय जी को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ना जरूरी था। डॉक्टर के जाने के बाद अभय जी के आंसू और भी तेज हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका गला बहुत ही जोर से दबा रहा है। उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी टाई निकाली और अपने शर्ट के 2 बटन खोल दिए। अभय जी वॉशरूम में चले गए और अपने आप को आईने में देखने लगे। इस वक्त उनको आईने में उन्हें वह पल नजर आ रहा था जब वह अपनी 6 साल की मासूम सी बच्ची आरोही को हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे। और उस 6 साल की मासूम सी बच्ची में ढेर सारे आंसू थे। वह अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी अभय जी उन्हें जबरदस्ती हॉस्टल में ले जा रहे थे। 6 साल की अयाना रोते हुए अपने पापा से बोली, पापा प्लीज मुझे हॉस्टल में मत भेजो। आई प्रॉमिस मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मैं रिद्धिमा और रूहानी से भी अच्छे से बात करूंगी। मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं करूंगी। मुझे आपसे दूर मत भेजो, मुझे हॉस्टल नहीं जाना प्लीज, अब मुझे हॉस्टल मत भेजो। लेकिन उसे वक्त अभय जी ने आरोही की कोई बात नहीं सुनी। वह अपनी 6 साल की बच्ची को हॉस्टल छोड़ने के लिए चले गए। यह मंजर देखकर उनकी आंखों से और भी आंसू बहने लगे। अभय जी खुद को मिरर में देखते हुए बोले, अभय तू इस दुनिया का सबसे नाकारा बाप है। द ग्रेट बिजनेसमैन अभय रायजादा आज हार गया, आज अभय तू हार गया। दुनिया की हर बेटी के लिए उसके पापा उसके हीरो होते हैं,
लेकिन तुम अभय, तू अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा जीरो है। अरे मैं तो बाप कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, बाप के नाम पर कलंक हूँ मैं। अपने बाकी के 3 बच्चों को प्यार देते देते मैं तो भूल ही गया था कि मेरी एक और बेटी भी है, जिससे मेरे प्यार की जरूरत भी होगी, जिसे मेरी जरूरत होगी, मेरे दुलार की जरूरत होगी, मेरे प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। आज तू हार गया अभय रायजादा, तू हार गया। दुनिया के सामने तू भले ही कितना ही जीता हुआ इंसान है, लेकिन सही मायने में तू एक हारा हुआ इंसान है। एक बाप के तौर पर तू हार गया अभय रायजादा, तू हार गया। अभय ने मिरर में खुद के अक्ष को देखकर मिरर पर जोर से हाथ मारा। उनके हाथों से खून बहुत ही ज्यादा बह रहा था, लेकिन वह फिर भी अपने हाथ उस मिरर पर मारते ही जा रहे थे। उनके हाथों में कांच के टुकड़े बहुत ही बुरी तरीके से चुभ गए थे और उनके हाथों से खून पानी की तरह बह रहा था। अभय जी ने रोते हुए कहा, जब तेरी बेटी को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तू उसके पास नहीं था। कैसा बाप हूं ना मैं। मेरी 6 साल की मासूम सी बच्ची रोती रही और मैं उसका बाप होते हुए भी उसका दर्द नहीं देख पाया। बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, लेकिन कोई मेरी तरह नहीं होगा जो अपने बच्चों को खुद से अलग कर देता होगा। मेरी बच्ची, मेरी बेटी आरोही। अभय जी घुटनों पर बैठे हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगे। आज सही मायने में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। अपनी 6 साल की बेटी को खुद से दूर कर देना, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद अभय जी खुद का हाल ठीक करने के बाद केबिन से बाहर आ गए। इस वक्त पूरा कॉरिडोर खाली था। तभी उनकी नजर अपनी बेटी पर गई, जो अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। अभय जी ने जब आरोही को देखा तब उन्हें डॉक्टर की कही हुई बात उनके कान में गूंजने लगी। आपकी बेटी 13 साल की थी तब उनका रेप हुआ था। आपकी बेटी 13 साल की थी तब उनका रेप हुआ था। आपकी बेटी 13 साल की थी तब उनका रेप हुआ था। यह सारी बातें उनके कान में कांटे की तरह चुभ रही थी और उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह जल्दी से अपनी बेटी के पास गए और उन्होंने आरोही के पैर पड़कर घुटनों के बल बैठते हुए रोते हुए उससे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे सजा दे, मुझे थप्पड़ मार, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं तेरे लिए कभी अच्छा पापा नहीं बन पाया, मैं इस दुनिया का सबसे बुरा पापा हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आरोही, जो इस वक्त अपने फोन में वीडियो गेम खेल रही थी, अपने पापा को इस तरीके से देखकर और अपने पैर पकड़ते हुए देखकर वह तुरंत खड़ी हुई और उसने अभय जी को खुद से दूर करते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? उठिए, आप ऐसे जमीन पर क्यों बैठे हुए हैं? और आपने मेरे पैर क्यों पकड़े हुए हैं? और आप रो क्यों रही हैं? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? किसी ने आपको कुछ बोला? आप अभी बताइए, मैं उसका अभी ना कचुम्बर बनाकर आती हूँ, बोलिए। आरोही इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। क्यों अभय जी उसके पैर पड़कर रो रहे थे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरोही अभय जी को सीट पर बैठाते हुए कहा, चलिए आप उठिए, ऐसे जमीन पर बैठे हुए अच्छे नहीं लगता आप। चलिए उठिए उठिए और यहाँ पर बैठिए। अभय जी को जब आरोही ने सीट पर बैठाया तो वह सीट पर बैठ गए और उन्होंने आरोही को जोर से गले लगाते हुए रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। सब मेरी ही गलती है। मुझे तुमको ऐसे सबसे दूर हॉस्टल में नहीं भेजना चाहिए था। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। मुझे तुमको खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। आरोही को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह अभय जी को खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी और अभय जी बस उसको गले लगाते हुए रोए जा रहे थे।
लेकिन आरोही को इतनी बात जरूर समझ में आ रही थी कि जरूर डॉक्टर ने कुछ कहा है या फिर अपनी बेटी को 12 साल हॉस्टल में खुद से दूर रखा, उसे बात का इन्हें अब पछतावा हो रहा है। आरोही ने भी अभय जी को गले लगा लिया और उनके सर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोली, ऐसे चे सब कुछ ठीक है, ओके, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है और मैं अभी यहीं पर हूँ, आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ और अब मैं आपसे कहीं पर भी दूर नहीं जा रही। मैं हमेशा हमेशा यहीं हूँ, आपके पास, आपके साथ। इतना बोलते हुए आरोही अभय जी की पीठ को सहला रही थी और उनके बालों में भी अपनी उंगलियां फेर रही थी और उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। किसी ने सच ही कहा है, माँ बाप चाहे अपने बच्चों से कितना ही मुंह क्यों ना मोड़ ले, लेकिन अगर उन्होंने अपने बच्चों में सही संस्कार दिए हैं तो बच्चे कभी भी अपने माँ बाप से मुंह नहीं मोड़ेंगे। आज यह बात आरोही और अभय जी को देखकर सच साबित हो रही है। थोड़ी देर बाद अभय जी शांत हो गए। आरोही ने उन्हें खुद से दूर किया और उसकी दूसरी तरफ पानी की बोतल रखी हुई थी, उनसे अभय जी को अपने हाथों से पानी पिलाने लगी। आरोही ने अभय जी के हाथों में चोट लगी हुई देखी तो वह थोड़ी घबरा गई और वह अभय जी की तरफ देखते हुए बोली, यह क्या हो गया आपके हाथों को? आपको चोट कैसे लगी? आप यहीं पर बैठे, मैं अभी अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। इतना कहकर आरोही जल्दी से केबिन में गई और वहां से डॉक्टर का फर्स्ट बॉक्स उठकर बाहर लेकर आ गई और अभय जी के हाथों में दवाई लगाते हुए बोली, आप क्या पागल हो गए थे जो अपने हाथों में इतनी गहरी चोट लगवा के आ गए? आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या जिनका हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है? और जिन्हें इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती कि कौन सी चीज को छूना चाहिए और कौन सी चीज को नहीं। ऐसे कैसे आपने इतनी गहरी चोट अपने हाथों में लगवा ली? देखो तो जरा आपके हाथों में से कितना खून बह रहा है। अभी मैं आपके हाथों में यह दवाई लगा रही हूँ, यह दवाई लगाने के बाद और भी ज्यादा जलेगा। पता नहीं कितना दर्द होगा आपको। सच में छोटे बच्चे हैं आप जैसे इतनी गहरी चोट अपने हाथों में लगवा ली। आप फिक्र मत कीजिए, मैं धीरे धीरे आपके हाथों पर दवाई लगाऊंगी जिससे आपको ज्यादा दर्द ना हो, लेकिन फिर भी दर्द तो होगा ही। अभय जी आरोही की सारी बातें सुन रहे थे। कैसे उनकी छोटी सी बेटी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब वह उन्हें डांटना भी लगी है, उनकी इतनी फिक्र कर रही है। अभय जी अपनी आंखों में आंसू लेकर और होठों पर प्यारी मुस्कान से अपनी बेटी को ही देख रहे थे, जो उनके हाथों पर फूंक मार कर धीरे धीरे दवाई लगा रही थी। किसी ने सही ही कहा है, एक वक्त के बाद माँ बाप बच्चे बन जाते हैं और बच्चे माँ बाप। आखिर ऐसा क्या हुआ है आरोही के पास्ट में? आखिर किसने उसका रेप किया? कौन है वह इंसान? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी यह कहानी। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, लोग कहते हैं ना कि विलन जन्म से ही नहीं होते, दुनिया उन लोगों को विलन बनने पर मजबूर करती है। यही बात हमारी अयाना पर भी लागू होती है। आरोही के साथ बचपन में बहुत ही बुरा हुआ था, इसलिए वह बड़ी होकर विलेन बन गई। लेकिन वह अपने बचपन में एक बहुत ही मासूम सी बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसका फायदा उठाते थे और इसी की वजह से उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आरोही एक लिटिल रैबिट की तरह थी जिसे सब लोग अपने मन से खेल कर चले जाते थे और मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले सकती। इसलिए मैंने इस कहानी में आयशा को रोल दिया, जो आरोही की तरह मासूम नहीं बल्कि एक शेरनी की तरह धाकड़ है। आयशा ही आरोही 5 के ऊपर हुए हर एक जुल्म का बदला लेगी और उन सबको मौत के घाट उतरेगी। मुझे लड़कियां हैं बेचारी बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं आयशा को बेचारी नहीं बल्कि शेरनी बनाया है, जो सबका बदला लेगी। आपको क्या लगता है, आरोही को अबला नारी बनना चाहिए या फिर घायल शेरनी?